Hello everyone. Today read about topic industrial society and social change. Chapter second history class ninth. हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि किस तरीके से आइडियोलॉजी चेंज हो रहा था सोसाइटी में। अब हम देखेंगे किस तरीके से पॉलिटिकल चेंज हो रहा था। पॉलिटिकल के साथ साथ जो ट्रेंड चेंज हो रहा था उसका क्या अब टाइमिंग था, वो हम सोशल चेंज से कनेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस रीड करेंगे कि सोसाइटी में क्या क्या हो रहा था। क्योंकि प्रीवियस में हमने आइडियोलॉजी देखा था किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अब सब लोगों की आइडियोलॉजी चेंज हो रही थी। सेम इसी तरीके से अब सोशल में और भी क्या सोशल सोसाइटी में चेंज हो रहे थे इकोनॉमिक्स को लेके। दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइंस ऑफ अ न्यू टाइम। अब बिल्कुल पॉलिटिकल का एक नया साइन का समय आ चुका था, बिल्कुल चेंज हो रहा था। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। और ये जो टाइम था वो अब इकोनॉमिक और सोशल दोनों टाइम पे चेंज हो रहे थे। सोशल यानी समाज में, सोसाइटी में, और इकोनॉमिक यानी जो भी उनकी आर्थिक स्थिति कह सकते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट या किस तरीके से वो अर्निंग ऑफ सोर्स वहाँ पे चेंज हो रहा था। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ कम अप। ये वो टाइम था जो बिल्कुल न्यू सिटीज़ कम अप हो रही थी, नई सिटीज़ बन रही थी एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स डेवलप। और उन जगहों पे अब नई इंडस्ट्रीज लग रही थी, सेटअप हो रही थी क्षेत्र अलग अलग रीजन्स में, वहाँ के जो एरियाज थे। एंड रेलवेज एक्सपेंडेड एंड द इंडस्ट्रियल्स रेवोल्यूशन एक्ड। और साथ साथ सीधी सी बात है, अगर सिटीज़ डेवलप होंगी, इंडस्ट्री डेवलप होंगी तो वहाँ पे पैसा आएगा और भी बहुत सारी चीज़ों की डिमांड होगी। और डिमांड होने के साथ साथ वहाँ पे स्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी चेंज होगा। तो रेलवे एक्सपेंड होने लगी क्योंकि लोगों का मोबिलाइजेशन होने लगा और इंडस्ट्रियल्स के जो गुड होता है वो भी इधर से उधर जाने लगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब आ चुका था, मतलब उद्योगों में जो परिवर्तन था वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, सेटअप होने लगी थी इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो अभी हमें चेंज पड़ रहे हैं स्टूडेंट, ये कब की बात कर रहे हैं? 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि जब ये चेंज आया तो कब आ रहा है? हम 19th सेंचुरी के चेंज की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमेन, चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज में कौन लोग आने लगे थे काम करने के लिए? मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस, सभी इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्रीज में इनको लेके आए, मतलब लोगों को काम मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग, लेकिन काम करने का जो समय था बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 15-15 घंटे लोगों को काम करना पड़ता था। एंड वेजेस वेरी वर पुअर, बहुत कम उनको वेजिस मिलती थी, मजदूरी मिलती थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, और बेरोजगारी तो कॉमन थी, क्योंकि कई बार क्या होता था, पर्टिकुलर जब लोग उनकी डिमांड हुआ करती थी तो उनको रखते थे, अदरवाइज उनको निकाल दिया जाता था फैक्ट्रीज से। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्री गुड्स, यानी इंडस्ट्रियल्स में जब कम डिमांड हुआ करती थी तो उनको वर्कर्स को निकाल दिया जाता था। हाउसिंग एंड सैनिटेशंस वर प्रॉब्लम सिंस टाउन वर ग्रोइंग रैपिडली, और हाउसिंग की प्रॉब्लम तो थी वहाँ पे रहने, और साथ में सैनिटेशन भी करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और ये प्रॉब्लम टाउन में बढ़ती ही जा रही थी बहुत तेज़ी से। तो दैट मीन्स आपने अभी स्टूडेंट यहाँ पे जो रीड कर रहे हो इसका एक आप एस्पेक्ट समझो कि इंडस्ट्री का फ़ायदा तो था, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। बट अब इसके साथ हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से उसके बैड इफ़ेक्ट भी पड़े। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंक्रीज़ हो रहा था तो किस तरीके से वहाँ यूरोप में किस तरीके से चेंजेस आ रहे थे। तो हम यूरोप का 19th सेंचुरी का ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट में इसको क्लियर करना है। अब यहाँ पे जो लिबरल्स से रेडिकल्स से सर्च फॉर सॉल्यूशंस टू दिस इश्यूज़। अब लिबरल और रेडिकल ही तो सर्च करेंगे सॉल्यूशंस को, क्योंकि प्रॉब्लम भी तो रेडिकल्स को ही आ रही थी ना। रेडिकल्स कौन थे और लिबरल्स कौन थे? जो कि ये मतलब कंजर्वेटिव्स के नीचे काम करते थे। यानी जो कंजर्वेटिव्स कौन थे? रूलर्स थे, राजा वगैरह जो प्रोमिनेंट थे, जो रूल करते थे। और ये रेडिकल्स जो लोअर होते थे, मिडिल क्लास होते थे, लिबरल। तो ये इन लोगों का इसलिए डोमेन ज़्यादा था, इनको ज़्यादा सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत थी, क्योंकि इन्हीं के ज़्यादा प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही थी। क्योंकि इससे रिलेट जो भी वर्कर से रिलेटेड थी तो इनको ज़्यादा कैसे फेस करनी पड़ती थी वो चीज़ हम इससे रिलेट करेंगे। क्योंकि
जैसे कि हम देखेंगे ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि अब ये कैसे फेस कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जो प्रॉपर्टी थी इनकी इंडिविजुअल थी, यानी इनका राइट था, चाहे रेडिकल्स हों या फिर उसमें लिबरल्स हों। लिबरल्स एंड रेडिकल्स दैमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, इनके बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी और एम्प्लॉयर्स भी बहुत ज़्यादा होते थे, यानी उनको रोज़गार देते थे ये। तो इनके प्रॉपर्टी होने की वजह से ही खुद ही बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप करते थे, तो प्रॉब्लम भी इन्हीं को आएगी। हैविंग मेड दियर वेल्थ थ्रो ट्रेड और इंडस्ट्रियल्स वेंचर्स, तो ये चाहते थे कि जो ट्रेड हो रहा है, इंडस्ट्रियल्स लग रही है, उसका जो वेंचर है वो हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वेल्थ होना चाहिए। दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज, तो इसमें उन्होंने सोचा कि हमें प्रयास करना चाहिए, दैट इट्स बेनिफिट्स वुड बी अचीव्ड इफ द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमिक वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड। दैट मीन्स कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अगर हमें अचीव करना है तो इकोनॉमिक्स में को तो हेल्दी बनाना पड़ेगा और सिटीज़न को एजुकेशन देनी पड़ेगी। ये लिबरल्स और रेडिकल्स के थॉट थे। अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड आरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprises. That means ये किसके खिलाफ थे? जो आरिस्टोक्रेसी थे ना, पुराने आरिस्टोक्रेसी थे, जो जन्म से ही उन्हें अधिकार मिले हुए थे, बड़े बड़े सामंत थे जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे, आरिस्टोक्रेसी हुआ करते थे। तो ये उन विश्वास नहीं करते थे कि उन लोगों के पास ज़्यादा राइट्स होने चाहिए, और ये बिलीव करते थे कि इंडिविजुअल एफर्ट पे, यानी जो एक कोई व्यक्ति अपने एफर्ट्स लगाता है, या लेबर होती है या फिर एंटरप्राइज होती है, इन लोगों पे ज़्यादा विश्वास करते थे, कि ना कि उनको सारे विशेषाधिकार मिलने चाहिए, सारे उन्हीं के नीचे, क्योंकि ये काम करते थे, रेडिकल्स होते थे। और जो ये रेडिकल और लिबरल जो होते थे आरिस्टोक्रेसी के लिए काम करते थे, और किसके लिए करते थे? कंजर्वेटिव्स के लिए। ये जो रूलर्स होते थे ये इनको ज़्यादा काम नहीं करने देते थे, क्योंकि इससे इनको क्या होता था, क्योंकि जितना डोमेन होता था इनका ज़्यादा होता था, इनके ही ऑर्डर फॉलो करने पड़ते थे, लिबरल्स को और रेडिकल्स को, तो ये इसलिए इनके अगेंस्ट थे। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज एंश्योर, अगर फ्रीडम इंडिविजुअल होती है, यानी इंडिविजुअल यानी किसी एक पर्टिकुलर हम बात करें सेपरेट, किसी सबको फ्रीडम मिलती है, तो इफ़ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल could operate without restraint, they believe the society would develop, यानी गरीब को जो लेबर है, जो लेबर कर सकता है, और जो कैपिटल है ऑपरेट करेंगे बिना किसी बाधा के, तो उससे क्या होगा, वो विश्वास करते थे कि डेवलप होगा, कि अगर हम पुअर्स जो पीपल्स हैं, जो लेबर है, अगर उनकी हेल्प करते हैं और उन्हें पूंजी से हर जगह से सहायता करते हैं, तो मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल्स ग्रुप एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में बहुत सारे मैंस और वुमेन्स ने ज्वाइन करा लिबरल्स रेडिकल्स को, उनके साथ ग्रुप में ज्वाइन हुए, ताकि वो इस चीज़ को चेंज कर सकें। सम नेशनलिस्ट कौन होते हैं? जो अपने देश से प्यार करते हैं। लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांट रेवोल्यूशंस, रेवोल्यूशन क्या होता है? कि जब वो चेंज चाहते हैं। तो अभी हमने कौन कौन से वर्ड हैं जो क्लियर करें, इन्हें ध्यान दीजिए। नेशनलिस्ट, लिबरल, रेडिकल्स, डेमोक्रेट एंड रेवोल्यूशंस, ये 5 वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। रेवोल्यूशन भी वही होता है, रेवोल्यूशन जब हम चेंज चाहते हैं। और रेवोल्यूशनरीज क्या होता है? रेवोल्यूशनरीज मीन्स होता है जो क्रांतिकारी होते हैं, देश से प्यार करते हैं, और वो उसमें चेंज चाहते हैं कि अच्छा होना चाहिए हमारे देश के साथ, तो हम उनको नेशनलिस्ट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सा कि लिबरल एंड रेडिकल्स नेशनलिस्ट वांटेड रेवोल्यूशंस टू पुट एंड टू बी काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1850, यानी 1850 में जो गवर्नमेंट थी उसको चेंज करना चाहते थे। अब इसको ना आप रिलेट करो पहले 1850 में के बाद, क्योंकि कंजर्वेटिव्स आ गए थे। कंजर्वेटिव कैसे आ गए? क्योंकि जब नेपोलियन बोनापार्ट 1804 से लेकर
1850 तक रूल करता है, तो उसको कौन हराता है? राजा ही हराते हैं। तो जो राजा हराते हैं तो उनका डोमेन फिर से आ जाता है, जो कि आपने चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था। तो उसी के अकॉर्डिंग 1815 के बाद फिर से कंजर्वेटिव्स यानी राजाओं का जो रूल आ जाता है, उसकी वजह से गवर्नमेंट जो होती है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाती और इन्हीं का डोमेन ज़्यादा होता है। तो ये लोग इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठा के रेवोल्यूशनरीज जो थे रेवोल्यूशन करना चाहते थे, नेशनलिस्ट, लिबरल, रेडिकल सब चाहते थे, और एक ऐसा थॉट चाहते थे कि अब हमारा चेंज होना चाहिए, जो मोनार्क एग्जिस्टिंग है अभी उसको हटा देना चाहिए। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, दे बिकम अ रेवोल्यूशनरीज। यहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज बने और वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स, और मोनार्क को हटाने के लिए यानी 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव्स आ गए थे उनको हटाने के लिए इन्होंने वर्क करना स्टार्ट करा। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रेवोल्यूशंस दे दैट वुड क्रिएट नेशंस, और नेशनलिस्ट किसकी बात करते थे? रेवोल्यूशंस की बात करते थे और नेशन बनाने की बात करते थे यानी राष्ट्र। एंड वेयर ऑल सिटीजन, जहाँ पे सारे सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स, जहाँ पे सबके इक्वल राइट्स होंगे, आफ्टर 1815 जूसफ मैजिनी एंड इटलियन नेशनलिस्ट थे वहाँ के, ये एक जिसे हम कह सकते हैं राष्ट्र प्रेमी थे, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में गांधी जी। कंस्पायर्ड ऑफ विद अदर टू अचीव दिस इन इटली, इन्होंने अपनी अचीवमेंट इनकी इटली में बहुत ज़्यादा रही है, इसीलिए इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुए। इनकी ये बुक भी लिखते थे, इनकी जो बुकें थी बहुत फेमस हुई, और इसी तरीके से नेशनलिस्ट जो थे इनकी बुक रीड करते थे, इंडिया में भी रीड करी गई इनकी राइटिंग्स को। तो जूसफ मैसिनी एक नेशनलिस्ट फिलोसफर थे, एक आइडिया थे, और आफ्टर 1815 की बात हो रही है कि जो कंजर्वेटिव्स थे उनको हटाने की बात हुई है यहाँ पे। तो ये आपको रिलेट करना पड़ेगा, आफ्टर 1815 कंजर्वेटिव्स मीन्स जो हमने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जब उनको को खाड़ के फेंक दिया जाता है, हरा दिया जाता है, ओवरथ्रो किया जाता है, तो राजाओं का राज फिर से आ जाता है, डेमोक्रेसी हट जाती है, और इस तरीके से फिर से यहाँ पे ये लोग चेंजेस चाहते हैं। क्योंकि कुछ टाइम के बाद तो आप ठीक है, आज हमें ये मिल गया, हम पहले लोगों के पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, फिर उन्होंने डेमोक्रेसी की डिमांड करी, फिर डेमोक्रेसी के बाद फिर राजाओं ने अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया, लेकिन फिर उनकी डिमांड बढ़ी, तो इस तरीके से डिमांड चेंज होती गई, और इस तरीके से पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स चेंजेस हुए, और फिर इनकी वजह से ही आगे आया सोशलिज्म यूरोप के अंदर। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सोशलिज्म किस तरीके से आया। थैंक यू।